नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजस्कर में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ और आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, इस क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और अगली क्लास में मैं आपके इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, सम्मिश्र संख्या क्या है। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। देखो, संख्याएं जो होती है वो मुख्यतः खाली दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होता है काल्पनिक। संख्याओं की अगर बात करें तो संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की ही होती है। एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक संख्याओं के ढेर सारे भाग होते हैं, सो हम लोग पढ़ते हैं, और काल्पनिक संख्या है। अब अगर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो जो संख्या बनेगी वो आपकी एक सम्मिश्र संख्या, जिसमें सब मिश्र हो। और सम्मिश्र संख्या जो होती है वो z से प्रदर्शित की जाती है। z बराबर a प्लस iv होता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि सम्मिश्र संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की संख्याएं आपस में मिश्र होती हैं। चलिए देखिए, लिखा क्या है, सम्मिश्र। और सम्मिश्र संख्याओं को z से डिनोट किया जाता है। z बराबर होता है a प्लस iv। हमारे कहने का मतलब यह है कि वे संख्याएं जिन्हें a प्लस iv के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे कहा जाता है सम्मिश्र संख्या। तो ये इसकी डिफिनेशन है। डिफिनेशन एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि वे संख्याएं जिन्हें प्लस iv के रूप में व्यक्त किया जा सके वो सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे बात ये आती है, अगर हम a की बात करें तो a वास्तविक संख्या है, और अगर b की बात करें तो b इसकी काल्पनिक संख्या है, यानी काल्पनिक संख्या। इसे बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z और इसे बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग होगा और ये सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग होगा। तो इसीलिए इसको लिखने का तरीका ये होता है कि रियल पार्ट ऑफ z लिखेंगे और इसे लिखा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखिए, आप लोग यहां देख रहे हैं जो i आया है, i के कुछ पूर्णांकीय मान होते हैं जिन्हें याद करना जरूरी होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते समय i के पूर्णांकीय मान की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग अब इसके बाद में i के कुछ पूर्णांकीय मान जानेंगे। आइए देखते हैं i के पूर्णांकीय मान। देखिए, यहाँ पे पूर्णांकीय मान इसलिए कहा गया क्योंकि आपको पता होगा कि पूर्णांक जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पूर्णांकीय मान लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि i के मान जो होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो देखिए, i बराबर होता है रूट में -1। अब इसके बाद में अगर हम i का स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा और -1 हो जाएगा। अगर i क्यूब का निकालें तो इसे i स्क्वायर इंटू i लिखा जा सकता है। i स्क्वायर का मान -1 और इसका मान i है, तो i की घाते 3 का मान हो जाएगा -i। i की घात 4 का मान देखें तो इसे आप i स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो। i स्क्वायर का मान -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा। तो इसी तरह से अगर i की घाते 5 का मान निकालें तो i की घाते 4 इंटू इसे i लिखा जा सकता है, इसका मान i, और ये i है तो इसका मान आएगा +i। तो इसी तरह से i की चाहे जितनी घात हो आप उसके मान निकाल सकते हैं। इतना मैंने बता दिया, लेकिन इतना केवल आपको याद रखना है कि i का मान रूट में -1 तो i स्क्वायर का मान होता है -1। अगर केवल आपको ये दो मान मालूम हो
तो आई के चाहे जितनी पावर हो आप उसके मान बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिए आगे हम लोग जानेंगे कि सम्मिश्र संख्या कितने प्रकार की होती है। सम्मिश्र संख्या कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की सम्मिश्र संख्याएं होती है। एक होता है शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या, शुद्ध वास्तविक, और एक होता है शुद्ध काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक। देखिए कोई भी सम्मिश्र संख्या, जैसे यहां पे हमने लिख दिया a प्लस आई बी है z इक्वल टू, तो कोई भी सम्मिश्र संख्या शुद्ध वास्तविक तब होती है जब उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जीरो हो जाए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे शुद्ध वास्तविक संख्या। और जब उसका रियल पार्ट ऑफ z जीरो हो जाए तो उस कहा जाता है शुद्ध काल्पनिक संख्या। उल्टा होता है, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जीरो होगा, आई मीन सम्मिश्र संख्या का जब काल्पनिक भाग शून्य हो जाएगा तो जो बचेगा वो वास्तविक भाग है, तो वो शुद्ध वास्तविक कहलाएगी। और अगर जब इसका रियल पार्ट ऑफ z जीरो हो जाएगा तो जो बचेगा i के साथ में वो आपका काल्पनिक होगा, लेकिन उसे शुद्ध काल्पनिक कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जिसको नोट करने की जरूरत होगी वो मेरे साथ नोट करते चलेगा, मैं आगे बता रहा हूं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z सम्मिश्र संख्या का जब काल्पनिक भाग शून्य हो जाए तो क्या कहलाएगी, शुद्ध वास्तविक। और जब सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग शून्य हो जाए तो वो कहलाएगी शुद्ध काल्पनिक। तो ये दो प्रकार की सम्मिश्र संख्याएं होती है। अब एक बात और आती है, सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी। सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी, सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी कॉन्जुगेट कहा जाता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए मान लेते हैं कि एक सम्मिश्र संख्या z बराबर है a प्लस आई बी। अगर इसकी संयुग्मी निकालना है तो z पे बार लगा देते हैं। ये बार जिस भी संख्या पे लग जाएगा तो वो उसके कॉन्जुगेट को डिनोट करता है। तो अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी। हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का जब संयुग्मी निकालना होता है तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के बीच में जो चिन्ह होता है उसे हम लोग बदल देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये बात याद रखिएगा। इतना सा ही काम करना होता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं क्या होती है। चूंकि कोई भी संख्याएं हैं तो उन पर संक्रियाएं लागू होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब होता है। तो उसी तरह से सम्मिश्र संख्याओं पर भी संक्रियाएं लागू होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग की। तो आगे हम ये जानेंगे कि सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का योग। देखिए जो सम्मिश्र संख्या होती है इनको जोड़ने का तरीका क्या होता है मैं समझा दे रहा हूं। मान लीजिए कि एक सम्मिश्र संख्या z1 है a प्लस आई बी और दूसरी z2 है c प्लस आई डी। इनको आपस में जोड़ना है, तो जोड़ना होगा तो क्या लिखेंगे, z1 प्लस z2, फिर उसके बाद z1 और z2 के मान रखेंगे a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, वास्तविक भाग जो होता है वो वास्तविक भाग में जुड़ेगा यानी a प्लस सी हो जाएगा, और काल्पनिक वाला काल्पनिक में जुड़ता है तो ये हो जाएगा आई बी प्लस आई डी। तो a प्लस सी ऐसा ही रहेगा और उसके बाद में ये i और ये b प्लस क्या हो जाएगा d। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़े जाते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके रियल पार्ट एक साथ जुड़ेंगे और उनकी जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो एक साथ जुड़ेंगे। बस इतने सा मतलब है इसका। अब उसके बाद में अगर हम इसके अंतर की बात करें, सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। देखिए
जैसे Z1 बराबर है a प्लस आई बी और Z2 बराबर है C प्लस आई डी। अगर इनका अंतर करना होगा तो माइनस लगाएंगे, इनके वैल्यू यहां रखेंगे तो a प्लस आई बी है और ये माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आई डी हो जाएगा। तो a माइनस सी प्लस आई कॉमन करके b माइनस डी कर देंगे। वहां पर क्या हुआ था, जोड़ने में रियल पार्ट से जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट से जुड़ेगा, और अंतर में क्या हो रहा है कि रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस होता है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस होता है। अब अगर हम आगे बात करें सम्मिश्र संख्याओं की गुणा, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। देखिए सम्मिश्र संख्याओं की गुणा करने के लिए वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर ले लेते हैं, a प्लस आई बी और उसके बाद में दूसरा है c प्लस आई डी। अगर इनका मल्टीप्लाई करना है तो Z1 इंटू Z2 लिखा जाएगा, मान इनके रखेंगे a प्लस आई बी और उसके बाद इंटू में c प्लस आई डी। तो इनका जो गुणा होता है बिल्कुल बीजगणित के जैसा होता है, जैसे बीजगणित में गुणा किया जाता है वैसे ही इसका गुणा होता है। ए का गुणा सी में होगा ए सी हो जाएगा, फिर प्लस इसमें होगा तो ये हो जाएगा ए आई डी, फिर उसके बाद में इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी आई सी, और उसके बाद में इसका दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बी डी। अब देखो ये हो जाएगा ए सी प्लस आई, इसमें कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो बीच का प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी डी। तो ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। तो इस तरह से सम्मिश्र संख्याओं का गुणा किया जाता है। अब आगे ध्यान देंगे सम्मिश्र संख्याओं का भाग, सम्मिश्र संख्याओं का भाग। एक सम्मिश्र संख्या Z1 a प्लस आई बी है, एक सम्मिश्र संख्या Z2 c प्लस आई डी है। अगर इनका भाग कराना है तो लिखेंगे Z1 अपान Z2 a प्लस आई बी अपान c प्लस आई डी। देखिए सम्मिश्र संख्याओं के भाग में एक बात ध्यान रखना होता है कि जब भी हम दो या दो से अधिक सम्मिश्र संख्याओं का जब भाग कराते हैं तो उनका जो भागफल आए वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई मीन्स वो a प्लस आई के रूप में आना चाहिए। तो वो a प्लस आई बी के रूप में आए उसके लिए जरूरी ये होता है कि इसका जो हर है तो हर का कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। जैसे यहां लिखा क्या गया है c प्लस आई डी, तो इसका कॉन्जुगेट यानी संगमी जो होगा वो c माइनस आई हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, c माइनस आई डी से गुणा कराएंगे। तो c माइनस आई डी से अगर आप गुणा कराओगे और इसे जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सम्मिश्र संख्याओं के भाग में इतने ध्यान देना होता है। एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर दो संख्याएं जो होंगी वो बटे के रूप में होंगी, तो उनको a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करने का मैं तरीका अभी से ही बता दे रहा हूं कि आप हर की कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर की संगमी से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो आगे जब उसे आप सरल करते जाएंगे तो a प्लस आई बी के रूप में अर्थात एक संख्या प्राप्त होगी। वो भी कौन सी संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर पर संक्रियाएं चलती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग की। मैंने बता दिया है, एक्सरसाइज में ये सारी बातें मिलने वाली हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब इसके बाद में एक और बात आती है, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। मान लो कि एक सम्मिश्र संख्या z है, z बराबर a प्लस आई बी लिखा हुआ है। अगर इसका मापांक निकालना है तो देखो मापांक को इंग्लिश में बोला जाता है मॉडुलस, और शार्ट टिकट में माड बोलते हैं, ये माड का चिन्ह है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z इक्वल टू होता है रूट में रियल पार्ट ऑफ z का
होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर रूट के अंदर में होता है। कहने का मतलब क्या है कि रूट के अंदर में वास्तविक भाग का स्क्वायर करेंगे और काल्पनिक भाग का स्क्वायर कर जोड़ लेते हैं। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है इसके अनुसार से, अगर इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड की बात करें तो ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की बात करेंगे तो पी है तो पी हो जाएगा। तो ये होता है इनके मॉडुलस मींस मापांक का सूत्र। इसके बाद में एक बात और आती है सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक, सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। कोणांक को इंग्लिश में आर्गुमेंट कहा जाता है और शॉर्टकट में इसे हम एआरजी लिखते हैं। तो आप जब कभी भी कहीं एआरजी का देखिए तो तुरंत समझ जाइए कि आर्गुमेंट मींस कोणांक की बात की जा रही है। तो कोणांक का फार्मूला होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। अब मान लो कि कोणांक यानी ये होगा tan थीटा बराबर हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब b और रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब a। अगर हम थीटा की बात करें यानी जो कोणांक है वो निकालें तो tan उधर जाएगा, tan इनवर्स बना लेगा और ये हो जाएगा b अपॉन a। तो ये आर्गुमेंट की बातें आप याद रखिएगा कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आर्गुमेंट निकालना होगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड में रियल पार्ट ऑफ जेड का डिवाइड कर जाता है। अब उसके बाद में आगे बात आती है सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, इसे पोलर फॉर्म बोला जाता है, पोलर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, मान लेते हैं कि एक सम्मिश्र संख्या z है a प्लस ib, एक सम्मिश्र संख्या z है और z बराबर क्या है a प्लस ib है। तो इसे अगर हम ध्रुवीय रूप में बदलेंगे, पोलर फॉर्म में बदलेंगे, तो इसका ध्रुवीय रूप जो होता है वो इस तरह से लिखा जाएगा z बराबर होगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, प्लस आई साइन थीटा होता है, यानी r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। जहां r की बात करें तो r जो है वो मापांक है, अगर थीटा की बात करें तो ये कोणांक है। मापांक और कोणांक कैसे निकाले जाते हैं सूत्र मैंने बता दिया है। बाकी ध्रुवीय रूप के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये मैं एक्सरसाइज से बताऊंगा। अभी आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि ध्रुवीय रूप में बदला कैसे जाता है, यानी r cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में सम्मिश्र संख्या को लिख लिया जाता है। उसके बाद में वास्तविक भाग यानी दोनों पक्षों में वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करते हैं, फिर आगे उसके हल करने के जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस से हल किया जाता है। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप इतने याद रखना है कि ध्रुवीय रूप में बदलना है तो कैसे रखते हैं। अगर उतना आपको पता होगा तो आगे के जो भी प्रोसेस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इकाई के घनमूल की। इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल तीन होते हैं, एक है और एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर। एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देखिए जो कुछ भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है ये तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप एनडीए का एग्जाम देने जाइए, एयरफोर्स का एग्जाम देने जाइए
तो वहां पर इस तरह की बेसिक पॉइंट जो होते हैं वो क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझते रहना, और बाकी क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में मिलेगी तो वहां तो इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ओमेगा है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3i/2। अब उसके बाद में आगे बात ये आती है, यानी इस तरह से इसके मान याद रखिएगा। ये हमने देखा है कि एनडीए और एयरफोर्स के एग्जाम में ये डायरेक्ट वैल्यूज पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि अगर हम इनको तीनों को आपस में ऐड कर दें, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दें, तो ये 0 हो जाता है। तो यहां से हम 3 फार्मूले ज्ञात कर सकते हैं। अगर 1 प्लस ओमेगा को एक साथ रखें तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ रखेंगे तो -1 हो जाएगा, और उसके बाद में जब हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहां से 3 रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। इसको रटने की बहुत जरूरत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि इकाई के तीनों घनमूलों का योगफल 0 होता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज याद रखिए। तो ये टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। अगर इतना आपको पता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आपको समझ में आएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप मेरे सारे वीडियोस लास्ट तक देखिए और लगातार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं जो भी कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। लगातार आप जो वीडियो मेरे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जब तक कोई चीज क्रम से नहीं पढ़ा जाता है तब तक पढ़ने पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हमने पढ़ा क्या है। अब अगले वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और इसे आप तैयार करके रखिएगा। धन्यवाद।